नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। नमस्कार, आप सुन रहे हैं पवन प्रशांत की पुस्तक महामात्य अजंता अदिति के साथ एपिसोड 5। निश्चित दिवस पर दोनों ओर की सेनाएं युद्ध भूमि में एक दूसरे के सामने आ डटी। अशोका के सम्राट परमकीर्ति भी युद्ध भूमि में आ गए। महायोद्धा जैसा लंबा चौड़ा और बलिष्ठ तन के स्वामी सम्राट परमकीर्ति ने अपने कुशल सेनापतियों एवं विशाल सेना पर एक दृष्टि डाली। कुछ क्षण विचार किया, तत्पश्चात उन्होंने विशाल हृदय का प्रमाण देते हुए और इस अनावश्यक युद्ध में होने वाली अत्यधिक जन धन की हानि से बचने और दूसरों को भी बचाने के लिए शांति वार्ता हेतु राजा सुदत्त और विदेशी आक्रांता एरिक को शांति शिविर में आने के लिए आमंत्रण भेजा। परंतु सुमेघ राज्य के प्रधान सेनापति महिंदा ने दोनों में से किसी को भी आने नहीं दिया। इससे स्पष्ट हो गया कि युद्ध होकर रहेगा। इसी मध्य एक गुप्तचर ने अशोका के सम्राट को सूचना दी कि विदेशी आक्रांता एरिक की सेना में एक वीर कन्या भी है, जिसका नाम डायना है, जो एरिक की पुत्री है। ये जानकर सम्राट परमकीर्ति शीघ्र ही दूरदर्शी यंत्र के माध्यम से विरोधी सेना की ओर देखने लगे और उन्होंने कुछ क्षणों में सैनिकों के मध्य सबसे आगे की पंक्ति में श्वेत रंग के अश्व पर सवार निडर और निर्भीक स्वभाव लिए डायना को देख लिया। उन्होंने उस पर ध्यानपूर्वक दृष्टि डाली। लोह धातु के सुरक्षा आवरण में उसका सौंदर्य देखकर अशोका के युवा सम्राट परमकीर्ति अत्यधिक प्रभावित हो गए और उनके होठों पर मुस्कान बिखर गई। उन्होंने अति शीघ्र अपने सभी सेना प्रमुखों को सूचना भिजवा दी कि एरिक की पुत्री डायना पर कोई प्रहार नहीं करेगा। युद्ध आरंभ हो गया। दोनों ओर की सेनाएं एक दूसरे के आक्रमण का कड़ा उत्तर देने लगी। दोनों ओर की सेनाओं की तलवारें, भाले और ढालें आपस में टकराने लगी, जिससे वातावरण में भयंकर गर्जना गूंजने लगी। दोनों ओर के सैकड़ों हाथियों की चिंगाड़ भी गूंजने लगी। युद्ध भूमि के ऊपर धूल का गुबार छा गया। सूर्य दिखना बंद हो गया और देखते ही देखते सैनिकों के सिर, हाथ, पैर कटकर भूमि पर गिरने लगे। संपूर्ण युद्ध भूमि मानव रक्त से लाल हो गई। कुछ ही क्षणों के पश्चात हजारों मांसाहारी पक्षी सैनिकों के शवों को नोचने और उन्हें अपना भोजन बनाने के लिए आकाश में मंडराने लगे। परंतु जैसा कि अशोका का इतिहास रहा है, वो आज भी निश्चित रहने वाला था, क्योंकि अशोका की सेना की वीरता और क्षण भर में सैकड़ों शत्रुओं को मृत्यु के घाट उतार देने वाले अस्त्र शस्त्रों एवं विशेष युद्ध कला के कारण कुछ ही देर में सुमेघ राज्य की सेना अपने पांव पीछे खींचने लगी। ये देखकर सुमेघ का राजा सुदत्त एवं प्रधान सेनापति महिंदा अत्यधिक क्रूरता से अशोका साम्राज्य की सेना पर प्रहार करने लगे। परंतु वो भी समझ रहे थे कि उनकी पराजय निश्चित है, क्योंकि अगले ही क्षण सुमेध राज्य के शेष सेनापति अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। अपने पराजित हो चुके राजा को संघर्ष करते एवं सेनापतियों को रणभूमि से भागते देख उनके पीछे ही सुमेघ राज्य की सेना भी घने जंगल की ओर भागने लगी। परंतु अशोका साम्राज्य की सेना से बचकर अब तक कोई शत्रु बिना दंड पाए भाग नहीं पाया है, तो आज ये कैसे भाग पाते? यही हुआ इनके साथ। राजा सुदत्त सहित सबको बंदी बना लिया गया। परंतु युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि विदेशी आक्रांता एरिक और उसकी पुत्री डायना अभी भी युद्ध भूमि में डटे हुए थे और अशोका साम्राज्य की सेना में प्रवेश कर भारी क्षति पहुंचा रहे। आक्रांता एरिक की पुत्री डायना अत्यधिक वीरता और कुशलता से युद्ध भूमि में अपने पिता का साथ दे रही थी, जिसे देखकर अशोका के सम्राट परमकीर्ति अत्यधिक प्रभावित हो रहे थे। इसी मध्य अचानक आक्रांता एरिक के अश्व की गर्दन में किसी सैनिक का भाला लगने से वो लड़खड़ाकर तीव्रता से भूमि पर गिर पड़ा और उसके साथ ही अश्व पर सवार एरिक भी भूमि पर आ गया। परंतु विश्व विजय अभियान पर निकला एरिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो वीर और पराक्रमी योद्धा था। भूमि पर आते ही उसने क्षण भर में स्वयं को संभाल लिया और पुनः अपना भाला और ढाल के साथ आक्रमण करने को तैयार हो गया।
संभलते ही एरिक ने एक क्षण में अशोका साम्राज्य के 4-5 सैनिक मृत्यु के घाट उतार दिए, परंतु अगले ही क्षण वार करने का अवसर उसके पास नहीं रहा। उसने अपने चारों ओर देखा कि अब वो अशोका साम्राज्य की विशाल सेना से घिर चुका है। कई धनुर्धर भी अपने धनुषों में विषैले बाण लगाकर एवं एरिक की ओर लक्ष्य साधकर तैयार खड़े हो गए। युद्ध में अपने विरुद्ध परिस्थितियां निर्मित होने के बाद भी आक्रांता एरिक ने अभी भी समर्पण नहीं किया। आक्रांता एरिक की पुत्री डायना ने जब अपने पिता को विरोधी सेना से घिरा देखा तो वो कुशलतापूर्वक सामना करते हुए और अशोका साम्राज्य के सैनिकों पर क्षण भर में मृत्यु के घाट उतार देने वाले प्रहार करती हुई अश्व पर सवार अति शीघ्र अपने पिता के निकट पहुंच गई और पिता का साथ देने के लिए निर्भीकता के साथ अपना भाला और ढाल संभाल कर खड़ी हो गई। चारों ओर से स्वयं को घिरा हुआ पाकर भी डायना के चेहरे पर निडरता के भाव थे। ये देखकर अशोका के सम्राट परमकीर्ति डायना से पुनः प्रभावित हो गए और युद्ध भूमि के मध्य उनके होठों पर फिर से मुस्कुराहट बिखर गई। उन्होंने अति शीघ्र युद्ध समाप्त करने की घोषणा की और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वीर योद्धा एरिक और उसकी पुत्री डायना को बंदी बनाकर नहीं बल्कि राजकीय अतिथि के समान सम्मान शांति शिविर में लाया जाए। सम्राट परमकीर्ति का आदेश होते ही जो सैनिक एरिक और डायना पर वार करने के लिए तैयार थे वे उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम करने लगे और अगले ही क्षण दोनों को राजकीय सम्मान के साथ शांति शिविर में लाया गया, जहां उन दोनों को युद्ध में पराजित हुए बंदियों की तरह नहीं बल्कि एक मित्र की भांति समकक्ष आसन पर बिठाया गया। विदेशी आक्रांता एरिक और उसकी पुत्री डायना आश्चर्यचकित थे और दोनों के मन में प्रश्न था कि उनके साथ ऐसा शांति प्रिय व्यवहार क्यों किया जा रहा है। फिर अशोका के सम्राट परमकीर्ति ने एरिक से कहा, मित्र एरिक, हमने तुम्हारा बहुत नाम सुना था और आज तुम्हें देख भी लिया। तुम्हारी वीरता और युद्ध कला का प्रदर्शन देखकर हम आश्चर्यचकित रह गए। तुम अशोका के वैभव को एवं यहाँ की संपत्ति को लूटना चाहते थे, परंतु जो तुम्हारे पास है उसके सामने हमारे साम्राज्य का वैभव कुछ भी नहीं। ये सुनकर एरिक और भी आश्चर्यचकित रह गया। वो कुछ समझ नहीं पाया कि सम्राट ने उससे किस संबंध में बात की है। वो सम्राट की ओर देखता रह गया। सम्राट परमकीर्ति को कुछ क्षण देखते रहने के पश्चात एरिक ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। तब सम्राट परमकीर्ति ने एरिक को समझाते हुए कहा, तुम्हारा उद्देश्य इस सुंदर और वैभवशाली अशोका साम्राज्य को लूट कर जाने का था, परंतु मेरा उद्देश्य ये है कि तुम सदैव के लिए अशोका साम्राज्य के राजकीय अतिथि बनो और जब आपकी इच्छा हो तब यहाँ आओ रहो। ये सुनकर एरिक और डायना फिर से आश्चर्यचकित होकर अशोका के सम्राट को देखते रह गए। वो दोनों अभी भी कुछ नहीं समझे थे। फिर सम्राट परमकीर्ति ने स्पष्ट करते हुए कहा, मैं तुम्हारी पुत्री डायना की वीरता, निडरता और निर्भीकता देखकर बहुत प्रभावित हो गया हूँ, इसलिए उससे विवाह करना चाहता हूँ। ये शब्द सुनते ही एरिक को सम्राट परमकीर्ति की बात समझ आ गई। वो अपनी पुत्री डायना की ओर देखने लगे। डायना भी अपने पिता की ओर देख रही थी। इसी मध्य सम्राट ने पुनः कहा, मेरे प्रस्ताव को अपनी विवशता मत समझना मित्र। यह अशोका भूमि है। यहाँ सभी की सहमति असहमति का सम्मान किया जाता है। सभी स्वतंत्र हैं यहाँ। ये सुनकर डायना अशोका के सम्राट परमकीर्ति के स्वभाव और उनके साम्राज्य संचालन के नियमों से प्रभावित हो गई। इसलिए उसने मुस्कुराकर अशोका के युवा सम्राट परमकीर्ति का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और पिता एरिक ने भी विशाल हृदय दिखाते हुए अपनी पुत्री की स्वीकारोक्ति को सहमति प्रदान कर दी। सम्राट परमकीर्ति अत्यधिक प्रसन्न हो गए और उन्होंने अति शीघ्र अपने सैनिकों को आदेश दिया कि महान योद्धा एरिक और उनकी पुत्री डायना के ठहरने का प्रबंध साम्राज्य के राजसी अतिथि गृह में किया जाए। इसके पश्चात सम्राट परमकीर्ति अपने प्रमुख सलाहकारों एवं सेनापतियों के साथ युद्ध में बनाए गए बंदियों के शिविर की ओर बढ़ने लगे। साथ में अशोका साम्राज्य का ध्वज फहराते हुए कुछ सैनिक भी चल रहे थे। सम्राट अभी बंधकों के शिविर के निकट पहुंचे ही थे कि अचानक साम्राज्य का एक सेनापति तीव्र गति से अश्व पर सवार होकर आया और अति शीघ्र उतरकर
सम्राट के सामने आकर उसने उन्हें प्रणाम करते हुए घबरा कर कहा, सम्राट, महिंदा हमारे एक साथी सेनापति को बंदी बनाकर ले गया है। ये सुनते ही सम्राट परमकीर्ति सहित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए एवं इसी मध्य एक सेनापति ने अतिशीघ्र ही शिविर में अंदर जाकर युद्ध बंदियों पर एक दृष्टि डाली तो ज्ञात हुआ कि राजा सुदत्त और उसके सेनापति तो बैठे हुए हैं, परंतु महिंदा नहीं है। ये देखकर उसने बाहर आकर सम्राट को बताया कि ये सेनापति सही कह रहे हैं, महिंदा को हम बंदी नहीं बना पाए। ये सुनते ही सम्राट परमकीर्ति को अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने अपनी मुट्ठियां जोर से भींच ली। सम्राट का अत्यधिक क्रोध देखकर एक प्रमुख सलाहकार ने आगे बढ़कर कहा, सम्राट, इस समय क्रोध से नहीं अपितु बुद्धि से निर्णय लेने का समय है। महिंदा अत्यधिक कुटिल, षड्यंत्रकारी, मस्तिष्क का स्वामी है एवं अत्यधिक निर्दयी भी। उसने अवश्य ही अपने चचेरे भाई राजा सुदत्त को मुक्त कराने के लिए हमारे प्रमुख सेनापति का अपहरण किया है। इसलिए हमें संयम और धैर्य का परिचय देते हुए सुमेघ राज्य को अधीन करने का विचार त्यागना होगा एवं पराजित राजा को दंड दिए बिना मुक्त करना होगा। सम्राट परमकीर्ति अत्यधिक दूरगामी सोच रखते थे, इसलिए उन्होंने साम्राज्य के मुख्य सलाहकार की बात ध्यान पूर्वक सुनकर एवं गहराई से विचार कर राजा सुदत्त और उसके सेनापतियों को मुक्त करने का आदेश दे दिया। साथ ही सुमेघ राज्य के सभी सैनिकों को भी बिना दंड दिए क्षमा कर दिया एवं महिंदा से अपने सेनापति को मुक्त करा लिया। कुछ दिवसों में सम्राट परमकीर्ति और डायना का शुभ विवाह संपन्न हो गया और वीर योद्धा एरिक अपने विश्व विजय के अभियान को यहीं विराम देकर अपने देश लौट गया। एक वर्ष के पश्चात अशोका साम्राज्य के राजमहल में किलकारियां गूंजी। साम्राज्ञी डायना के एक पुत्र हुआ, बहुत सुंदर पुत्र। अशोका साम्राज्य के सम्राट परमकीर्ति पुत्र प्राप्त होने पर अति प्रसन्न हुए। पुत्र होने की सूचना देने वाले दास और दासियों को रत्नों से जड़े हुए आभूषण भेंट करते हुए सम्राट साम्राज्ञी के शयन कक्ष में पहुंचे और पुत्र को हाथ में लेकर कहा, ये महान अशोका भूमि का अजय है। ये कहते हुए उन्होंने अपने पुत्र का नामकरण कर दिया और उसे साम्राज्य का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। भविष्य में होने वाले अपने सम्राट के आने की प्रसन्नता में अशोका साम्राज्य की प्रजा भी महोत्सव मनाने लगी। अजय, जो अभी केवल नवजात शिशु था, परंतु राजमहल और संपूर्ण अशोका भूमि की आशाओं का केंद्र बन गया। समय बीतने के साथ राजकुमार अजय बड़े हुए। जब वो राजमहल के विशेष व्यक्तियों के समूह के साथ बाहर निकलते या किसी उत्सव में जाते तो प्रजा ऐसे जय जयकार करती जैसे अजय सम्राट हो। उसके बाद बालक अजय को ज्ञानार्जन और उन्हें अस्त्र शस्त्र का परीक्षण प्राप्त कराने हेतु कई गुरुओं को नियुक्त किया गया। बालक अजय राजकुमार थे और भविष्य में अशोका साम्राज्य के होने वाले सम्राट थे, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखा जा रहा था। परंतु वास्तव में अशोका साम्राज्य का भविष्य क्या होने वाला था, ये कोई नहीं जानता था। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी, कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।